1930 की दिहाई ब्रिटिश इंडिया में सियासत ही नहीं, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो रही थी। खामोश फिल्मों के बाद अब किरदार बोलने और गाने लगे थे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में साउंड सिनेमा तहलका मचा रहा था। उन्हीं दिनों सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में जब अल्लाह वसाई की पैदाइश हुई तो फुप्पो ने हैरान होकर वालिद से कहा, अरे मदद अली, ये लड़की तो रोती भी सुर में है, और ऐसा क्यों ना होता। इस लड़की के पूरे खानदान का ओढ़ना बिछोना गाना बजाना ही तो था, जो तकरीबात, स्टेज और मेलों में परफॉर्म करते। बड़ी बहनें सुर में ही नहीं, हुस्न में भी बेमिसाल थीं। 5 साल गुजरे थे कि अल्लाह वसाई ने उस्ताद बड़े गुलाम अली से गायकी सीखकर गाना शुरू कर दिया। वो अपनी नर्म, मखमली, मासूमियत भरी आवाज़ में ऊंचे नीचे सुर लगाती तो लगता जैसे झरना बह रहा हो। अल्लाह वसाई जब सिंगर बनने के लिए आई तो उस वक्त 2 बातें थीं। उस दौर में जो लड़कियां हीरोइन बनती थीं वो सिंगर भी होती थी और वो गाती थी लाइव। पीछे साज बजते थे और आगे हीरोइन बैठी होती थी और कैमरा होता था, रिकॉर्ड नहीं होता था। वो बात की बात है। वो चूँकि आर्टिस्ट भी थी, सिंगर भी थी और ख़ूबसूरत भी थी। ये वो दौर था जब कलकत्ता की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री बम्बई का मुकाबला कर रही थी। अल्लाह वसाई का पूरा खानदान कलकत्ता आ गया। गजन बाई और पटियाला घराने का जिक्र तो आपने सुना ही होगा। अल्लाह वसाई उनके साथ रियाज करती और खामोश फिल्मों के इंटरवल में गाने गाती। एक रोज कलकत्ता के फिल्म मेकर सुखलाल करनानी की नजरें उस लड़की पर पड़ी और फिर सब बदल गया। जी हाँ, ये वही सुखलाल थे जिन्होंने अल्लाह वसाई को नूरजहां का नाम दिया। अब बेबी नूरजहां गाने गाती और बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करती। कितने साल हो गए अंदाजा है आपको इंडस्ट्री में? मुझे हिसाब आप लगा लीजिए, 6 बरस की थी जब मैं आई हूँ। बहुत ऐसा हो गया। लाहौर आकर नूरजहां ने फिल्म गुल पकाउली में वो रंग जमाया कि शोहरत बम्बई पहुंच गई। इस गीत ने छोटे से कस्बे की नूरजहां के लिए कामयाबी के दर खोल दिए। वो अब गांव की सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि शहर की मॉडर्न गर्ल थी। वो 2 फिल्मों की ऑफर लेके बम्बई आ गई जहां स्कैंडल्स भी उनके मुंतजर थे। कलमकार मंटो लिखते हैं कि नूरजहां फिल्म बीनों के लिए फितना थी बल्कि कयामत थी। वो उनके गले से मुतासिर हुए। वो कहते हैं कि नूरजहां की आवाज़ बहुत साफ थी और वो तने हुए रस्ते पर बाजीगर की तरह घंटों एक सुर पर खड़ी रह सकती थी। पहली फिल्म खानदान में हीरोइन का रोल किया तो नूरजहां की धूम मच गई। डायरेक्टर शौकत रिजवी और उनके इश्क के चर्चे होने लगे। चंद साल में शादी हो गई और नूरजहां फिल्मों की सीढ़ियां फलांग कर इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बन गई। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, 1942 से 47 तक 5 साल में नूरजहां सेगल की टक्कर की गुलकारा बन चुकी थी। लता मंगेशकर भी उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों इंतजार किया करती थी। अब लोगों ने इन्हें मलका तरन्नुम कहना शुरू कर दिया था। लता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक वक्त नूरजहां को कॉपी किया करती थी और अल्फाज की अदायगी सीखती थी। जी, मैं बॉम्बे में थी ना जब मैंने काम किया था जीनत में। जी, उस वक्त मुझे ये लाहौर के बाद यानी पंचोली पिक्चर्स के बाद आप बॉम्बे गई? वो तो हाँ जी हाँ। तो फिर वहाँ जीनत में गया था बुलबुलो मत रोइया। अच्छा। तो वहाँ फिर बस पब्लिक ने मुझे ये एजाज दिया कि मलका तरन्नुम कहने लगी। तो जनाब नूरजहां अपने करियर के पीक पर थी जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया। वो फैमिली समेत लाहौर आ गई। बम्बई में उनकी आखिरी फिल्म जुगनू थी जिसके हीरो दिलीप कुमार थे। लाहौर आकर नूरजहां और शौकत रिजवी ने शाहनूर स्टूडियो बनाया और मिलकर पहली फिल्म चनवे प्रोड्यूस की। आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया। मेरे नज़दीक आप आजमा कर देखें, फिल्म देखें कोई जिसमें मैडम नूरजहां के अलावा कोई हीरोइन गा रही हो हीरोइन के पीछे, तो वो अगर सिनेमास्कोप स्क्रीन है, अगर वो सेंटर में खड़ी हुई है और उसके पीछे आवाज़ चल रही है किसी और सिंगर की नूरजहां के अलावा, तो वो आवाज़ उस लड़की के फिगर तक रहेगी। फिर आप फिल्म देखें जिसमें मैडम नूरजहां गा रही हो और हीरोइन के पीछे गा रही हो, जब वो गा रही होगी तो एज टू एज आपको आवाज़ देगी। ये जो भरपूरता उनकी आवाज़ का था, ये दुनिया में किसी सिंगर के पास नहीं, इवन लता जी के पास भी नहीं है। उन्हीं दिनों एक अजीब वाकया हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में सलाम मुतासिरीन की मदद के लिए प्रोग्राम हुआ। नौज़ायदा पाकिस्तान में नूरजहां की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। स्टेज पर जाने से पहले ऑर्गेनाइजर ने पूछा, मैडम कौन सा गाना गाएंगी? वो बोली, मुझसे पहली सी मोहब्बत। ऑर्गेनाइजर को तो जैसे करंट लग गया। फैज साहब तो उन दिनों हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में कैद थे। सरकार उनकी शायरी और बाईं बाजू की पॉलिटिक्स से तंग थी। अब सरकारी फंड रेजर में नूरजहां भला ये नज़म कैसे गा सकती थी? मैडम प्लीज कुछ और गा लो प्लीज। मगर नूरजहां ने कहाँ मानना था। बोली, अगर ऐसा है तो आप मुझे जाने दें। ऑर्गेनाइजर की जान पर बन गई। मना करे तो ऑडियंस नाराज, गाने दें तो सरकार नाराज। तंग आकर उन्होंने कह दिया,
मैडम जो चाहे गाएं, पर हमें छोड़ करना चाहिए। मजे की बात यह थी कि गाना रेडियो पाकिस्तान पर लाइव नशर होना था। लाहौर से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद सेंट्रल जेल में दर्जन भर कैदी ट्रांजिस्टर ट्यून करके बैठे थे कि एक मधुर आवाज कानों से टकराई। गाना खत्म हुआ तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉल ही नहीं, हैदराबाद जेल भी तालियों से गूंज उठा। एक कैदी ने उठकर नूरजहां की हिम्मत पर जिंदाबाद का नारा लगाया। वो कोई और नहीं, खुद फैज अहमद फैज ही थे। नूरजहां ने ये नज़म कुछ इस अदा से गाई थी कि फैज साहब को अपना इश्क याद आ गया। फैज साहब कहने लगे कि भाई ये नज़म अब हमारी नहीं रही, ये नूरजहां की हो चुकी है और वही इसकी मालिक है। एक बार मलका पुखराज ने कहा कि फैज मेरे भाई जैसे हैं। आशिक मिजाज नूरजहां बोली, मैं तो इन्हें भाई नहीं बल्कि महबूब समझती हूँ। मगर जिस महबूब से उन्होंने शादी की थी अब उससे दूरियां बढ़ रही थी। कुछ लोग मलबा शौकत रिजवी पर डालते हैं कि वो एक दिलफेक आदमी थे। वो उन दिनों फिल्म स्टार यास्मीन से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे। बाज लोग नूरजहां को भी उसका जिम्मेदार समझते हैं। इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाकया छुपा है। चलें पहले आपको वो सुनाते हैं।